मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट टर्मिनल की एग्जिट पर एक प्रोफेशनली ड्रेस्ड और बेहद अट्रैक्टिव लेडी खड़ी थी। इस औरत ने सिंपल सफेद शर्ट और काले रंग की ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई है। इसकी खूबसूरती का आलम ये था कि जो भी इसको देखता तो वो एक नजर मुड़ के फिर देखता, पर उससे भी ज्यादा अटेंशन उसके पास खड़े दो जुड़वा लड़के बटोर रहे थे। उम्र यही कोई 6 साल। वो दोनों इतने क्यूट और प्यारे थे कि उन पर हर किसी की नजर टिक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इनको बनाने में भगवान ने अपना खास ध्यान दिया हो। इन्हें जो भी देखता उन पर मोहित हो जाता, क्योंकि उनमें एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन था जो किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी था। उन्हें देखकर आसपास से गुजरने वाले लोग उनकी तारीफ में बोलते जा रहे थे। Oh my God, they are so handsome, so cute. औरतें अपनी पति से कह रही थी, कितने प्यारे हैं ना ये दोनों बच्चे, मुझे भी ऐसे ट्विंस चाहिए। 7 साल पहले काव्या जब इंडिया से भागी थी तो उसे यह नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। उसे बस इतना पता था उसको किसी भी तरह अपनी जान बचानी है, क्योंकि जिस रात उसने एक डेड बॉडी के पास अपने होश संभाले और एक मर्डर के इल्जाम से भागते हुए खुद को बचाया था, उसी रात की अगली सुबह उसे अपनी माँ की मरने की खबर मिली थी। अखबारों में काव्या की माँ के मरने का कारण तो सुसाइड बताया गया था, लेकिन काव्या को इस बात का यकीन बिल्कुल भी नहीं था। इन 7 सालों में काव्या ने अकेले ही इन 2 जुड़वा बच्चों को पालकर पोसकर बड़ा किया था, और वह इतने प्यारे बच्चे थे कि जहां जाते थे तारीफें बटोरते थे। काव्या के बच्चे सिर्फ क्यूट ही नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे, और जितने इंटेलिजेंट उतने ही बातूनी और बदमाश भी। इन 7 सालों में काव्या को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। फिर भी अपने बच्चों को देखकर उसको ये ख्याल आता कि क्या ये इंटेलिजेंस, ये बात करने का तरीका और ये आदतें इनके पापा की भी हैं। इनके पापा यानी वो असुर जो सिर्फ काव्या के बुरे सपनों में आता था। मम्मी, रेहान, देखो देखो बॉलीवुड फिल्म का पोस्टर। आरव ने एक बड़े से पोस्टर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। कैब में बैठे हुए काव्या और रेहान आरव की बताई हुई डायरेक्शन में देखते हैं। मुंबई की हाईवे पर काव्या को इस बात का एहसास होता है कि वह फिर से अपनी सौतेली माँ, बहन और भाई के कितने करीब आ गई है, क्योंकि ये उसकी सौतेली बहन अनाया की अगली फिल्म का पोस्टर था। यह 7 साल काव्या ने अपनी जान बचाने और अपने बच्चों की परवरिश में लगाए, और वहीं दूसरी तरफ अनाया आज बॉलीवुड की सुपरस्टार्स में से एक है। न जाने अनाया ने यह पोजीशन पाने के लिए किस किस की चापलूसी की होगी। पता नहीं कितने ही कास्टिंग काउच का सहारा लिया होगा। स्कूल से कॉलेज तक काव्या ने अनाया को कभी मेहनत करके सही रास्ते से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। उसने अगर देखा तो ये कि कैसे अनाया दूसरों का फायदा उठाकर अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना जानती है। उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले भाई ने भी इन 7 सालों में उसके पिता के फैमिली बिजनेस को हड़पने के लिए अपनी जान लगा दी होगी। काव्या को अभी अभी सिर्फ अनाया की सक्सेस का पता लगा था। उसकी सौतेली माँ और भाई आज किस मुकाम पर हैं उसका पता तो काव्या को नहीं था, पर अंदाजा अच्छी तरह लगा सकती थी। काव्या ना चाहकर भी उन लोगों के बारे में सोच रही थी जिन्होंने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत में भी उसे उन्हीं लोगों का हाथ लगता है, पर काव्या के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था जिससे वो इस सच को साबित कर सके। इतने सालों बाद वह एक ऑक्शन अटेंड करने के लिए मुंबई लौटी है। काव्या के मुंबई आने की खबर सिर्फ उसके बचपन के दोस्त अर्जुन को है। काव्या, रेहान और आरव फाइनली अर्जुन के घर पहुंचते हैं। डोरबेल बजती है। एक लंबा और पतला सा आदमी दरवाजा खोलता है। कंधे तक घुंघराले लंबे बाल और आंखों पर मोटा सा चश्मा उसके इंटेलेक्चुअल होने की गवाही दे रहे थे। अर्जुन एक स्ट्रगलिंग राइटर था जो कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाने की जद्दोजहद में लगा था। काव्या ने उसे
अपने आने की खबर पहले से ही दे रखी थी। दरवाजा खुलते ही अर्जुन ने कहा, आइए आइए मिस काव्या, गरीब खाने में आपका स्वागत है। तभी उसकी नजर काव्या के साथ आए आरव और रेहान पर गई। उसने तुरंत दोनों को प्यार के साथ गोद में उठा लिया। तो ये है तुम्हारे करण अर्जुन, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तभी आरव क्यूटली बोला, अर्जुन तो आप हो ना? मैं आरव और ये रेहान। अर्जुन उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए बोला, यस बेटा, आई एम योर अर्जुन अंकल, सो गुड टू सी यू। काव्या ने दोनों बच्चों को अर्जुन की गोद से उतारते हुए कहा, अच्छा चलो अब फ्रेश हो जाओ, फिर जी भरकर अर्जुन अंकल से बात करना, ओके? दोपहर होने को थी। रेहान और आरव को लिविंग रूम में खेलने के लिए छोड़ के काव्या अर्जुन की मदद करने किचन में जाती है। अर्जुन, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मुंबई में फिर से आने की हिम्मत मुझसे नहीं होती। कम ऑन यार। ये कहकर अर्जुन चुप हो जाता है, पर ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ कहना चाहता है और इसे ना कह पाने की बेचैनी उसे रोके जा रही है। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो अर्जुन? काव्या ने अर्जुन से पूछा। थोड़ी देर चुप रहने और काव्या के दबाव डालने के बाद अर्जुन कहता है, 7 साल पहले तुम बिना बताए चली गई थी, क्या इस बार भी यही होगा? काव्या के पास इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी वह खुद को संभालती है और कहती है, पिछली बार बात कुछ अलग थी, हालात कुछ ऐसे बने जिसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। पर तुम मुझे एक बात बताओ अर्जुन, क्या मेरे बताकर जाने से मेरा जाना तुम्हारे लिए आसान हो जाता? इस बात पर अर्जुन के पास कुछ कहने को नहीं था और दोनों चुपचाप अपने में खोए हुए खाना बनाने में जुट गए। अचानक से दोनों के बीच का सन्नाटा टूटता है और पीछे से एक आवाज आती है, अर्जुन अंकल, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अर्जुन और काव्या पीछे देखते हैं तो नन्हा आरव अपना सवाल दोहराता है, बताइए ना अर्जुन अंकल। व्हाट? आरव। काव्या आरव के इस सवाल पर चौंकती है और आरव को चुप कराने की कोशिश करते हुए कहती है, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा। क्यों, इसमें गलत क्या है मॉम? बड़ा हो या बच्चा, गर्लफ्रेंड तो सबकी हो सकती है ना। ये दलील थी नन्हे रेहान की। काव्या गहरी सांस लेकर बैठ जाती है। आई एम सॉरी अर्जुन, एक होता तो मैं थोड़ा हैंडल कर लेती, लेकिन ये दोनों तो मेरे सर पर नाचते हैं। कहते हुए काव्या दोनों को प्यार से पकड़ लेती है। अर्जुन तीनों को साथ में देखकर हंस पड़ता है और अर्जुन को हंसता देखकर काव्या भी हंस पड़ती है। दोनों को हंसता देखकर रेहान और आरव बड़े पचलंड होके एक दूसरे को देखते हैं। आप लोग हंस क्यों रहे हो? ये सीरियस मैटर है, हम मम्मी के लिए पापा ढूंढ रहे हैं, आरव बोलता है। ओह स्टूपिड, मम्मी के लिए नहीं, अपने लिए, रेहान आरव को डांटता है। आरव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दांतों तले जीभ दबाता है और माथे पर अपना हाथ रख देता है। ओह सॉरी, मेरा बोलने का मतलब वही था, आरव ने कहा। काव्या दोनों के कान पकड़ती है और उन्हें किचन से बाहर ले जाती है। अर्जुन, मैं आती हूँ इन दोनों बदमाशों को ठीक करके, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम दोनों, चलो अभी बताती हूँ। और हंसते हंसते तीनों किचन से बाहर निकल जाते हैं। शाम के करीब 5 बजे थे। काव्या चलती हुई कार की बैक सीट पर गहरी सोच में डूबी हुई बैठी थी। दरअसल वो उस ऑक्शन के बारे में सोच रही थी जिसकी खबर उसे सोशल मीडिया से लगी थी। उसी वक्त काव्या ने सोच लिया था कि वो मुंबई जाएगी। जिस मकसद के लिए काव्या मुंबई वापस आई है उसका पहला स्टॉप है ये ऑक्शन। आज काव्या को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। काव्या पूरी तरह से हाई क्लास आउटफिट और खूबसूरत ज्वेलरी से सजी हुई थी। उसने एक आलीशान कार और वो महंगी ड्रेस किराए पर ली थी। उस लुक में वो किसी भी हाई क्लास सोशलाइट को मात दे सकती थी। एलिगेंस तो उसमें खानदानी था और बाकी रईसी की कसर उसके महंगे किराए के कपड़े पूरी कर रहे थे। कार मुंबई के आलिशान 5 स्टार होटल रीगल पहुंचती है। रीगल हाउस पूरी तरह से बड़ी बड़ी महंगी लग्जूरियस गाड़ियों से भरा हुआ है। ये जगह आज बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों, कलाकारों और रिपोर्टर्स से भरी हुई है। यहाँ आज की शाम का माहौल हमेशा की तरह लग्जूरियस है। काव्या आराम से बड़ी ही स्टाइल के साथ कार से निकलती है
और रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है, मगर सामने ही उसे मीडिया रिपोर्टर्स को बाइट देते हुए अनाया नजर आ जाती है। अनाया की नजर उस पर पड़े इससे पहले काव्या पलट जाती है और वो देखती है कि सामने से एक रिपोर्टर कैमरा लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो फंस चुकी थी। अगर अनाया उसे देख लेती तो उसका ऑक्शन तक पहुंचना नामुमकिन था और मीडिया वाले उसे पहचान लेते तो शायद और भी बड़ा तमाशा होता। तभी वो एक होटल स्टाफ को देखती है, उससे रेस्टरूम का रास्ता पूछती है और तेज कदमों से रेस्टरूम के अंदर दाखिल हो जाती है। करीब आधे घंटे बाद काव्या वहां से बाहर आती है। तब तक लॉबी की चहल पहल शांत हो चुकी है क्योंकि ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी थी। वो रिसेप्शन पर पहुंचती है। मैनेजर काव्या का वेलकम करता है और कहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? काव्या जानबूझकर हड़बड़ाहट में कहती है, ऑक्शन का वेन्यू कहाँ है? आई एम ऑलरेडी लेट। मैनेजर भी कहता है, यस मैम, ऑक्शन तो शुरू हो चुका है। प्लीज टेल मी योर नेम। मैं गेस्ट लिस्ट में आपका नाम चेक कर लेता हूँ। काव्या अपना अगला पैंतरा चलती है, जिसके कामयाब होने की उसे पक्की उम्मीद थी। वो जानती थी उस लिस्ट में उसका नाम है ही नहीं। वो नाम बताने की जगह अपना आई कार्ड काउंटर पर रख देती है, जिस पर लिखा है काव्या सरीन, डॉटर ऑफ उदयवीर सरीन। मैनेजर कार्ड देखता है और तुरंत पूछ पड़ता है, काव्या सरीन? आप क्या फेमस सरीन इंडस्ट्रीज के मालिक? काव्या मैनेजर की बात काटते हुए कहती है, जी हाँ, मैं उदयवीर सरीन की बेटी हूँ। अब भी आप मेरा कीमती समय बर्बाद करेंगे? आई एम गेटिंग लेट। काव्या थोड़े से नाराजगी भरे लहजे में कहती है। मैनेजर तुरंत ही एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मैम, वेन्यू उस तरफ है, और बगल में खड़े एक स्टाफ से काव्या को वेन्यू तक छोड़कर आने को कहता है। यहाँ तक काव्या अपनी आधी जंग जीत चुकी थी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑक्शन वेन्यू में दाखिल होती है। काव्या यहाँ किसी बेशकीमती चीज के लिए आई है, ऐसी चीज जो ना सिर्फ कीमती है बल्कि काव्या के लिए उसका दिल से इमोशनल नाता है। वो चीज है काव्या की माँ का खानदानी हार, जो आज इस ऑक्शन में नीलामी के लिए लाया गया है। और यही खबर पढ़कर काव्या यहाँ तक पहुंची है ताकि वो अपनी माँ के हार को, उसकी निशानी को अपने पास रख सके, जिससे उसकी माँ की याद उसके साथ हमेशा जुड़ी रहे। सच कहें तो काव्या यहाँ किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के हार के लिए आई है, जो उसके लिए अनमोल था। शायद मैनेजर को भी सरीन घराने के इस हार के बारे में पता था, इसलिए उसने उस खानदान की बेटी को बिना लिस्ट में नाम चेक किए भीतर आने दिया। ऑक्शन में चीजों की